नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, क्या किसी अपराधी को सजा नया कानून बनाकर ही दिलाया जा सकता है, या जो हमारे पास मौजूदा कानून है उस पर सुपर एक्टिव होकर एक्शन लेने की जरूरत है? आज इस पर मैं बात करूंगी और तफसील से बात करूंगी, और ये सवाल क्यों पूछ रही हूं इस बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूं, आज राजधर्म में कुछ खास खबरें मैं शामिल कर रही हूं। शिमला में एक और मस्जिद पर सुनवाई हुई, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों से जो डेडलाइन दी गई थी वो आज खत्म हो गई। ऐसे में अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर हैं। सुखू सरकार इससे निपटने के लिए आखिर क्या कर रही है, इसके बारे में बताऊंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एनकाउंटर के बारे में जानकारी होगी। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश आखिर क्यों सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर करने वाले डीके शाही कौन है, साथ ही आपको बहराइच में आदमखोर का आखिरी लोकेशन कहां मिला, उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कौन सा चक्रव्यूह रचा, पूरी डिटेल होगी राजधर्म में आपके सामने। लेकिन सबसे पहले उस वाजिब सवाल की जिससे मैंने शुरुआत की, रेपिस्ट को सजा देने के लिए क्या नया कानून बनाना ही जरूरी है? दो तस्वीरें आपके सामने रखती हूं, एक तस्वीर गुजरात की है और दूसरी तस्वीर बंगाल की है। गुजरात के वलसाड में 9 दिन के अंदर अंदर रेप के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। गुजरात पुलिस देश के दूसरे राज्यों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रही है। रेप, पॉस्को जैसे मामलों में गुजरात पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है। आरोपी को केवल गिरफ्तार ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए भी पूरी मेहनत कर रही है। तो वहीं 29 दिन पहले की एक तस्वीर भी देखिए। कोलकाता में डॉक्टर बेटी की रेप के बाद हत्या हुई। यहां भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन यहां पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठने लगे। हालांकि बाद में मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया और अब भी इस पर जांच जारी है। इस बीच महिला सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी नया बिल लेकर आ गई। सवाल यहीं से शुरू हुआ कि क्या नया कानून जरूरी है या केवल उसके अच्छे इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, त्वरित एक्शन की जरूरत है? आपको बताती हूं खबर गुजरात के वलसाड की क्या है। गुजरात के वलसाड में 27 अगस्त को 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस के सामने कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही वलसाड से भाग चुके आरोपी गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से सुनिए और गौर से सुनिए, आरोपी गुजरात में भी नहीं था, वलसाड में भी नहीं था, वो वहां से भाग चुका था, लेकिन फिर भी उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी गुलाम मुस्तफा वलसाड से झारखंड भाग रहा था, लेकिन वलसाड पुलिस ने उसे चलती ट्रेन से महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार कर लिया। 3 साल की बच्ची के साथ रेप की खबर जैसे ही लोगों को मिली, स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, आरोपी को जल्द सजा दिलाने की मांग की गई। तब वलसाड के एसपी ने वादा किया कि एक केस और इस केस के अंदर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। वलसाड पुलिस ने क्या किया, ये डिटेल में आपको बताती हूँ। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलती हूँ। और वलसाड पुलिस ने जो किया वही बाकी पुलिस के लिए भी एक नजीर बननी चाहिए कि अगर पुलिस ठान ले तो आरोपी को जल्द से जल्द न सिर्फ गिरफ्तार कर सकती है बल्कि सजा भी दिला सकती है। 27 अगस्त को 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई। कब? 27 अगस्त को 1 घंटे के अंदर अंदर महाराष्ट्र के पालघर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिन रात मामले की जांच हुई और सिर्फ 9 दिनों के अंदर 470 पेज की चार्जशीट तैयार करके कोर्ट के अंदर डाल दी गई। चलती ट्रेन से गुलाम मुस्तफा जो इस रेप का आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया। 9 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हुई और कोई 1-2 पन्ने की चार्जशीट नहीं, बल्कि 9 दिनों के अंदर 470 पेजेस की चार्जशीट कोर्ट में डाली गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई हो रही है। और कोलकाता में क्या हुआ जरा उसे याद करिए। कोलकाता में जब डॉक्टर बेटी की रेप और मर्डर के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ था, तब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़े बड़े शब्दों में कहा था कि 10 दिन के अंदर रेपिस्ट को फांसी की सजा दिलाने के लिए मैं कानून लेकर आऊंगी। और इसके लिए उन्होंने एक बिल भी तैयार किया, विधानसभा में पेश भी किया, सर्वसम्मति से पास भी करा दिया गया। ऐसे में सवाल क्या ये नहीं उठता आपके मन में कि गुजरात भी तो एक उसी कानून पर काम कर रहा है जिस पर बंगाल की पुलिस काम कर सकती थी?
महिला अपराध के खिलाफ कोई अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो मौजूदा कानून है उस पर अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। बीएनएस और पॉक्सो एक्ट ऐसे केंद्रीय कानून के तहत गुजरात पुलिस ने काम किया। वलसाड पुलिस ने 9 दिन के अंदर जांच पूरी करके चार्जशीट दायर कर दी। और ये कैसे हुआ आप ये देखिए, वलसाड पुलिस ने इस मामले में सुपर एक्टिव रोल प्ले किया। 1 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया, वो भी गुजरात से नहीं बल्कि चलती ट्रेन से महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार किया। फिर डीएसपी के नेतृत्व में जांच के लिए बकायदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। दिन रात काम करके टीम ने सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए, मेडिकल एविडेंस जुटाए गए, गवाहों के बयान हुए, मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दर्ज कराए गए और रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट तैयार कर ली। अब वलसाड के एसपी कर्णराज वाघेला कह रहे हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। जितनी तेजी से चार्जशीट तैयार हुई है उतनी ही तेजी से इस मामले में कानून से सजा भी दिलाई जाएगी। अक्यूज को 1 घंटे के अंदर पकड़ के हम लोगों ने बहुत अच्छी सफलता इसमें हमें मिली थी। यहाँ पे एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना करी गई थी। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस, सारे साइंटिफिक एविडेंसेस, सारे मेडिकल एविडेंसेस और सारे जो कोरस्पोंडेंस एविडेंसेस है उन सबको कलेक्ट करके एक पूरा चार्जशीट ड्राफ्ट करके जो हमारे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पीरियड है उनके हाथों इसको अप्रूव करवा के कल 9 दिन के अंदर अंदर 470 पेज की एक चार्जशीट हम लोगों ने फाइल कर दी है। इस केस को डे टू डे बेसिस पे इसका हियरिंग हो और आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में इस केस में जल्द से जल्द इसमें कन्विक्शन हो और हमारा जजमेंट आए, इसके लिए हमारी आगे की कार्यवाही रहेगी। अब आप कहने को ये कह सकते हैं कि किसी एक मामले से ये तय नहीं हो जाता कि पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आखिर कितनी एक्टिव है। तो आइए आपको गुजरात के कुछ और केसेस के बारे में बताती हूँ, जिस केस में 10 दिन में न सिर्फ चार्जशीट दाखिल हुई बल्कि अपराधी को फांसी की सजा तक दिलाई गई। वलसाड रेप केस के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे ही दी, कैसे 1 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी पालघर से हो गई, वो भी चलती ट्रेन से हुई। 9 दिन में चार्जशीट दायर हो गई। उसके अलावा सूरत पांडेसरा केस में 10 दिन के अंदर चार्जशीट दायर की गई और 22 दिन के अंदर अंदर दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। जरा डिटेल अब मैं आपके सामने रखती हूँ, आप ये देखिए। सूरत पांडेसरा पॉक्सो का मामला, 10 दिन के अंदर चार्जशीट दायर की गई और 22 दिन के अंदर फांसी। पूना पुलिस थाना का मामला, जिसमें 32 दिनों में मौत की सजा सुनाई गई। आगे आप देखिए, 22 साल की लड़की का मर्डर के मामले में 9 दिन के अंदर चार्जशीट तैयार की गई, 75 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई। छेड़खानी उत्पीड़न का एक और मामला ऐसा ही आपके सामने, जिसमें आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई। ये होता है काम करने का तरीका। और अगर पुलिस ये तय कर ले कि इंसाफ दिलाना है तो कानून के पास तो सारी ताकतें हैं। गुजरात पुलिस के एक्शन पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बेहद खुश हैं। साथ ही वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नसीहत भी दे रहे हैं। भूपेंद्र पटेल कह रहे हैं कि बयानबाजी की नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत है। वो ये भी कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा के लिए पहले से ही मजबूत कानून है, यानी नए कानून की जरूरत नहीं है। वो ममता बनर्जी को ये बता रहे हैं कि जरूरत है कि त्वरित और निष्पक्ष पुलिस एक्शन हो। उनका कहना है कि दोष सिद्ध होने तक जांच जरूरी है और समय पर न्याय मिले ये भी जरूरी है। वो महिला सुरक्षा को मौलिक मानवाधिकार भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि महिला सुरक्षा राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत है। आइए आपको बताती हूं भूपेंद्र पटेल ने एक्स पोस्ट पर जो लिखा है उसमें किन बातों को उन्होंने शामिल किया है। जरा बड़ी स्क्रीन पर आप लेकर आ जाएं। ममता दीदी, वी नीड एक्शंस नॉट जस्ट वर्ड्स। वो कह रहे हैं वी नीड एक्शंस नॉट जस्ट वर्ड्स, जस्टिस इज मस्ट। हमें बयानबाजी की नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है। द पॉक्सो एक्ट एंड अदर लॉज फॉर विमेन सेफ्टी आर रोबस्ट बट देयर इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन स्विफ्ट एंड फेयर एक्शन बाय लोकल पुलिस फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू कन्विक्शन। यानी कि उसकी जांच के साथ साथ उसे कन्विक्शन तक पहुंचाने के लिए समय से कार्रवाई की आवश्यकता है। ये बातें लिखी गई हैं। महिला सुरक्षा पर हमारा आदर्श वाक्य है। पॉक्सो अधिनियम में अन्य कानून मजबूत हैं, लेकिन उनका प्रभाव स्थानीय पुलिस की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई पर निर्भर करता है।
जांच से लेकर दोष सिद्धि तक समय से न्याय जरूरी है। कंसिडर दीज केसेस सूरत, जिसमें मैंने अभी आपको जानकारी दी, सूरत पांडेसरा पॉक्सो केस हो, चार्जशीट फाइल्ड इन 10 days, रेपिस्ट सेंटेंस्ड टू डेथ इन 22 days। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा मामला है उसमें 32 दिन के अंदर अंदर फांसी की सजा दिलाई गई है। आप ये सोच रहे होंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतनी नसीहत क्यों दे रही है, तो आइए इसकी वजह भी आपको बताती हूँ। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया बिल वो लेकर आई। इस बिल का नाम अपराजिता बिल 2024 इसे नाम दिया गया। इसके लिए उन्होंने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के कई प्रावधानों में बदलाव भी किया। इससे लेकर ही बीजेपी सवाल उठा रही है और महिला सुरक्षा पर सियासत करने की बात कह रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यही बताना चाहते हैं कि गुजरात ने यह साबित कर दिया है कि नए कानून से ज्यादा जो मौजूदा कानून है उस पर एक्शन की जरूरत है। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने भी वलसाड पुलिस को थैंक यू कहा है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही लिखा कि जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो हमारा आदर्श वाक्य स्पष्ट है, हर कीमत पर पीड़ित परिवार को न्याय। साथ ही 9 दिन में जो वलसाड पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की उस पर पूरी टीम को धन्यवाद उन्होंने दिया। वो ट्वीट भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। केंद्र सरकार ने पॉक्सो केस में एक्शन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया था और जब से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है तब से गुजरात में पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन का तेजी से इजाफा हुआ है। कुछ केसेस मैं आपके सामने रख रही हूँ। साल 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत 71 को सजा दी गई, तो वहीं साल 2022 में 92 मामलों में त्वरित न्याय हुआ। साल 2023 में 265 लोगों को सजा के मुकाम तक पहुंचाया गया और इस साल 31 अगस्त तक 267 लोगों को सजा हो चुकी है। गुजरात सरकार का कहना है कि 2021 से लेकर अगस्त 2024 तक 13 लोगों को रेप और पॉक्सो में फांसी की सजा दिलाई गई है। 105 को उम्र कैद की सजा हुई है। 2021 में पोक्सो केसेस में कुल मिला के 71 कन्विक्शन हुए। 2022 में 92 कन्विक्शन हुए। 2023 में 265 कन्विक्शन हुए। 2024 में 31/8/2024 तक 267 केसों में अभी तक कन्विक्शन हुआ है। पिछले 2 सालों में 13 लोगों को फांसी दिलाने में बहुत ही बड़ी सफलता गुजरात पुलिस को हासिल हुई है। तुरंत ही जब न्याय दिलाया जाता है तो समाज में इस प्रकार के लोगों पे डर पैदा होता है और यही डर पैदा करने के लिए हम लोग रात दिन एक करके इस केसेस के अंदर कन्विक्शन के पीछे सजा दिलाने में मेहनत कर रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी कह रहे हैं कि ये सब गुजरात पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से हुआ है और इसलिए ममता बनर्जी के बिल पर उन्होंने सवाल भी उठाया। ममता बनर्जी जो एंटी रेप बिल लेकर आई हैं उसमें 21 दिन में जांच पूरी करने का प्रावधान है और मैक्सिमम एसपी के लिखित आदेश पर 15 दिनों के लिए जांच को और एक्सटेंड किया जा सकता है। डीएसपी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन का भी प्रावधान है। साथ ही रेप पीड़िता की मौत पर फांसी की सजा का प्रावधान तय किया गया। गुजरात सरकार यही कहना चाह रही है कि ये काम तो बिना नए कानून के गुजरात में हुआ है, तो फिर नए कानून की जरूरत क्या है। बंगाल में इस एंटी रेप बिल पर ही घमासान छिड़ा हुआ है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राज्यपाल का कहना था कि बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई है और इसी की वजह से बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। गवर्नर ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि बिना होमवर्क के बिल को लाया गया है, जिसके बाद गवर्नर ने अब बिल को विचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया। इसके बाद टीएमसी हमलावर हो गई है। टीएमसी का कहना यह है कि 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में बिल सर्वसम्मति से पास हो गया था। ऐसे में राज्यपाल को इस पर तुरंत मंजूरी देनी चाहिए थी। And security of women and the toughest steps against crime against women. So whenever the Assembly of West Bengal passed the bill, governor should clear that immediately, but he is taking a strategy for delay.
there may be some technical issues, etc. That will be cleared. अंग्रेजी में मुहावरा है, इंग्लिश प्रोवर्ब है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और इसलिए हर कोई तुरंत एक्शन की मांग करता है। ठीक एक ऐसे ही एक्शन की मांग हो रही है हिमाचल प्रदेश में। राजधानी शिमला में जहां मौसम तो सर्द है, लेकिन संजौली की मस्जिद को लेकर सियासी पारा गर्म है। हिंदू संगठनों की तरफ से सुखू सरकार को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। वहीं आज मस्जिद विवाद को लेकर शिमला की म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में आज वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया था। दरअसल वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि जिस जमीन पर निर्माण हुआ है वो उसी की है। ऐसे में कमिश्नर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई। वक्फ बोर्ड से पूछा गया कि बिना नक्शा अप्रूव किए 5 मंजिला इमारत आखिर कैसे खड़ी हो गई। इसके लिए केवल मस्जिद कमेटी कसूरवार नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड भी जिम्मेदार है। वहीं हिंदू संगठन के लोग तो अवैध मस्जिद को ही हटाने पर अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते हैं तो फिर लोग फैसला लेंगे कि उन्हें क्या करना है। हिंदू संगठनों का सब्र अब जवाब दे रहा है। वो जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा चाहते हैं। शिमला म्युनिसिपल कोर्ट में साल 2010 से ये केस चल रहा है। आज की सुनवाई मिलाकर 14 साल में अब तक 45 बार सुनवाई हो चुकी है। अवैध निर्माण को रोकने के लिए करीब 45 नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। हद तो ये है कि सुनवाई के दौरान भी अवैध निर्माण चलता रहा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई बार काम रोकने के आदेश भी जारी किए, लेकिन आदेश सुने किसने। साल 2010 में शुरू हुआ विवाद मस्जिद मामले में पहली बार साल 2010 में नगर निगम के पास शिकायत के तौर पर पहुंचा। यहां अवैध निर्माण करने के आरोप लगे। निगम प्रशासन के मुताबिक पहले मौके पर एक मंजिल और एटिक के तौर पर ये जो मस्जिद थी, लेकिन साल 2024 तक यहां अब एटिक को मिलाकर 5 मंजिलें बन गई है। साल 2010 से ही इस मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट में केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान जब अवैध निर्माण चलता रहा तो उससे लेकर भी सवाल है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई बार काम रोकने का आदेश जारी किया, लेकिन उसके बावजूद हर आदेश को दरकिनार किया गया और निर्माण चलता रहा। और तब से लेकर अब तक आज की सुनवाई मिलाकर कुल 45 बार इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है। संजौली की ये 5 मंजिला मस्जिद जो आप देख रहे हैं वो पिछले 14 साल में बनकर तैयार हुई है। पहले यहाँ सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे, नमाज पढ़ते थे और चले जाते थे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मस्जिद का दायरा बढ़ता गया, अवैध निर्माण होता गया, ना कोई नक्शा ना कोई इजाजत, बस एक के बाद एक मंजिल बनती चली गई। खुद मस्जिद के पूर्व प्रधान मोहम्मद लतीफ मान रहे हैं कि इसका मैप अप्रूव नहीं हुआ, बावजूद इसके अवैध निर्माण होता चला गया। ना किसी ने रोका ना टोका। जो संजौली मस्जिद है उनके पूर्व प्रधान लातीफ जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन को लेकर जो इशू है, तो इतनी बार नोटिस आया, लेकिन उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कैसे चलती रही? अब 2010 के बाद नक्शा तो शायद नहीं मिला था। नक्शा जमा करवाया तो मिला नहीं था। जब नक्शा पास नहीं था, आप भी प्रधान थे, तो फिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कैसे हो गया? अब स्ट्रक्चर तो आपको बताएं, आप जी कितनी बिल्डिंग है, जैसे सब मंडी थी उन्होंने बना दी फिर अपनी में, और क्या जी। अच्छा, और क्या जी। तो ये मान लें कि आप ये इलीगल था पूरा? तो पूरा तो मैं इस बात को तो नहीं कह सकता, तो एमसी बोलेगा। को लेकर कोर्ट में कोई विवाद नहीं है। ये पूरा मैटर अवैध निर्माण का है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा यह है कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण हुआ वो भी सरकार की ही है। लेकिन वक्फ बोर्ड इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब 5 अक्टूबर तय हो गई है, क्या ये पूरा मामला है ये अवैध निर्माण या किस चीज का पूरा मामला? देखिए, मामले की मैं तो कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में बता सकता हूँ, मैं बाकी मामले के बारे में नहीं बताता। कोर्ट प्रोसीडिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की प्रोसीडिंग चली हुई है। उसमें हमें नोटिस भेजा गया था, उसमें हमने रिप्लाई दिया, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स रिप्लाई दिया, और कमिश्नर साहब ने जे कंसर्न को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे 5 अक्टूबर को, उसके बाद हम उसका सप्लीमेंटरी रिप्लाई फाइल करेंगे। ये मामला जो है, ये अभी मालिकाना हक जो है वो क्या वक्फ बोर्ड के पास है, किसके पास है? मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड का, दैट इज प्रूव्ड ऑन द रिकॉर्ड, ये वो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव्ड है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं है, हिमाचल सरकार। देखिए, मैं तो रिकॉर्ड के बेसिस पर बात कर रहा हूँ, मैं कोर्ट का मामला है, मंत्री मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है,
लेकिन मैं कोर्ट के बारे में कह सकता हूँ और कोर्ट में ये प्रूव हो चुका विद डॉक्यूमेंटरी प्रूफ ये 47 से केस चल रहा है वो क्या इलीगल विद रिगार्ड टू इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसके ऊपर अभी फैसला होगा कोर्ट का। अभी रुक उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वो क्या अपनी स्टेटस रिपोर्ट क्या देते हैं जय साहब, उसके बाद ही होगा। कब तक स्टेटस रिपोर्ट देंगे? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर तो 5 अक्टूबर को जो जेई है वो स्टेटस रिपोर्ट देंगे कि क्यों इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो है वो दिया गया, और उसके बाद ही अगली सुनवाई जो है वो जेई रिपोर्ट जब देंगे उसके बाद अगली सुनवाई जो है 5 अक्टूबर को होनी है, तब ये इसमें स्पष्टीकरण कुछ आ सकता है। अब 5 अक्टूबर की सुनवाई में क्या होगा? 5 अक्टूबर को फैसला क्या आएगा या फिर कोई फिर एक नई तारीख आ जाएगी? क्योंकि संजौली के स्थानीय हिंदू बेहद परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2010 से ये केस चलता आ रहा है, 2024 का साल आ गया, 14 सालों में अवैध निर्माण के खिलाफ कोई एक्शन हुआ ही नहीं। उनकी मांग है कि अवैध निर्माण को फौरन हटाया जाए, और अगर ये काम उनसे नहीं हो रहा है तो कम से कम गैर कानूनी इमारत की बिजली और लाइट तो काट ही दें, जैसा कि नियम कहता है। स्थानीय लोगों की ये मांग है कि मस्जिद में मरने के बाद नहलाने के लिए जो डेड बॉडी लाई जाती है वो काम बंद होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हैं रेजिडेंट्स के वकील हैं जगतपाल, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो है यहाँ पर सुनवाई हो रही थी, आज पहली बार आप आए हैं रेजिडेंट्स की तरफ से या पहली बार आई? 14 साल के बाद पहली बार हम आए हैं। 20 पेज की कोई एप्लीकेशन भी दी है? बिल्कुल दी है। क्या क्या उसमें मुद्दे जो है हमने लोकल रेजिडेंट्स के सारे जो ग्रीवांस है हमने वो लिखे हैं, जिसमें सबसे मेन तो ये है कि वो मस्जिद जो है पॉस एरिया में लोकल रेजिडेंट्स वहाँ रहते हैं, डेड बॉडीज को नहलाने के लिए वहाँ पे लाते हैं, जिसका कई बार उन लोगों ने विरोध किया है। और उसके बारे में हमने पुलिस प्रशासन को भी कहा था, वक्फ बोर्ड को भी कहा था, लेकिन वक्फ बोर्ड वालों ने भी इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया था। अच्छा, अभी जो वक्फ बोर्ड के वकील यहाँ पर आए थे उनका कहना था कि मालिकाना हक जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। सर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कागज वो नहीं पेश कर पाए हैं। आप बता रहे थे कि गैर सर उसमें जो है जो मालिक है हिमाचल प्रदेश सरकार है, उसमें जो मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद एंटर्ड है। गैर मुमकिन मस्जिद का मतलब होता है कि वो जो मस्जिद है वो सरकारी जमीन पे बनी हुई है। अभी शिमला में वेट एंड वॉच वाले हालात हैं। आज हिंदू संगठनों की तरफ से दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। हिंदू संगठन अब आगे क्या करेंगे इस पर हम सबकी निगाहें रहेगी। फिलहाल अभी मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हम शिमला के संजौली इलाके में हैं। ये इलाका सुर्खियों में है मस्जिद की वजह से। पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं, पहले एक मंजिल की मस्जिद होती थी, अब 1, 2, 3, 4 नए फ्लोर बन गए हैं, लेंटर डला है और ऊपर से उसका बर्फ को रोकने के लिए शेड भी डल गया है। लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात को लेकर कर रहे हैं कि ये मस्जिद अवैध बनी है। इस मामले में म्युनिसिपल कोर्ट में केस 2010 से चल रहा है। 14 साल में 44 सुनवाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 7 नोटिस, लेकिन बावजूद इसके इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहा। मैम, आप कहाँ रहते हैं और इस मस्जिद को आपने कितने दिनों में बनते हुए देखा? मैं यहीं साथ ही रहती हूँ, नीचे अंकुर निवास में, और इस मस्जिद को 8 साल में बनते हुए देखा है। पहले एक कमरा था, बाद में ये कब कब बनती गई है पता नहीं चला। एक सवाल ये है कि एक मस्जिद थी, यहाँ पर नमाज होती थी, यहाँ स्थानीय लोग आते थे। अब दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? दिक्कत ये हुई कि पहले ये लोग बहुत कम थे, जैसे 50-100 लोग आए, फर्क नहीं पड़ता था। अब यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं, तो जब जिस दिन इनकी नमाज होती है तो ये सारे यहाँ बैठे होते हैं। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी बैठे होते, तो थोड़ा सा लेडीज को और बच्चों को चलने की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले छोटी सी मस्जिद होती थी, हम यहाँ से भी निकलते थे, उधर से भी निकलते थे, दोनों तरफ से रास्ता था इसके। आइए अब आपको लिए चलती हूँ उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच की, जहां पर मोस्ट वांटेड भेड़िया अभी भी वांटेड ही है क्योंकि पकड़ा नहीं गया है। बहराइच में कई इलाके आदमखोर भेड़िए से इतने खौफजदा हैं कि हर दिन एक रात उनके लिए गुजारना बड़ी मुश्किल होती जा रही है। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी 2 भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन 2 भेड़ियों की वजह से बहराइच के महसील इलाके के 50 से ज्यादा गाँव के लोग दहशत में जी रहे हैं। भेड़िया कहां से आ जाए, कब अचानक हमला कर दे, ये सोचकर उन्हें रात भर नींद नहीं आ रही है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। खूंखार भेड़िया ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी इलाकों में भी हमला करने लगा है। वन विभाग समेत कई टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही है। भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया गया है, बावजूद इसके भेड़िए गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं।
बहराइच में आदमखोर भेड़िया भूखा है, वो अब नए शिकार की खोज में है। भेड़िए के लिए छोटे बच्चे सॉफ्ट टारगेट हैं। बहराइच में भेड़िए ने पिछले 48 घंटे में 2 हमले कर दिए हैं। भेड़िए ने यादवपुर गांव में 12 साल के संगम पर हमला किया, उसे घायल कर दिया, जबकि इसके ठीक 12 घंटे के बाद 3 यानी कि सत्यम और उसके दादा पर अटैक कर दिया। आदमखोर भेड़िए ने बहराइच के यादवपुर गांव को निशाना बनाया। पहले भेड़िए ने 5 सितंबर की रात को 12 साल के एक बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की, उस पर हमला हुआ, बच्चा घायल हुआ, शोर मचा तो भेड़िया भाग गया, लेकिन वो भूखा था इसलिए सुबह फिर लौटा और 3 साल के छोटे से बच्चे सत्यम को निशाना बनाया। पहले बच्चे पर हमला किया, फिर बच्चे के दादा पर हमला किया। गनीमत ये रही कि सिर्फ पैर में ही नोचकर भेड़िया भाग गया। अब सवाल यह है कि बहराइच के लोग आखिर कब चैन की नींद सो पाएंगे? ये भेड़िया आखिर कब पकड़ा जाएगा? आखिर कब दहशत की इन रातों का अंत होगा? बहराइच में भेड़िए का खौफ खत्म करने के लिए शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। योगी सरकार के आदेश पर बहराइच में 18 शार्प शूटर्स मौजूद हैं, जो कि भेड़ियों की लोकेशन के हिसाब से जगह बदल रहे हैं। ये शार्प शूटर्स दिन रात भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस वक्त बहराइच के अंदर 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है। तलाश काफी तेज कर दी है, देर रात तक तलाश की जाती है और अभी दोपहर का समय हो रहा है। फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है इस वक्त बहराइच का एक कोटाई गांव पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ विभाग की जो टीम है, वहां के रेंज ऑफिसर जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इस तरीके से ड्रोन के सहारे पूरे इलाके के अंदर सर्च किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने खेत हैं, बताया जा रहा है गन्ने के खेत के आसपास कुछ गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर भेड़िए को देखा है और इसी वजह से टीम यहाँ पर पहुंची है और पहुंचने के साथ ही सबसे पहले ड्रोन कैमरे को उड़ाया जा रहा है। पूरे गांव के अंदर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। रेंज ऑफिसर साथ हैं, साथ ही जो ड्रोन को हैंडल कर रहे हैं वो ऑफिसर भी यहाँ पर साथ हैं। एक टीम इस तरीके से टेक्निकल तौर पर काम कर रही है। अगर हम बात करें वाइल्ड विभाग की, और इसके अलावा एक दूसरी टीम जो है, क्योंकि जिन गांव के लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ पर गन्ने के खेत के आसपास भेड़ियों को देखा है, तो मैन्युअली कॉम्बिंग करने के लिए, सर्च करने के लिए एक टीम जो है वो इस तरीके से अपने डंडों के साथ गांव के लोगों के साथ उस जगह पर जा रही है जहां पर भेड़िए को देखा गया है, ऐसा गांव वाले लोगों को बोलना है। सबसे पहले जितने भी यहाँ के आसपास के गांव हैं, चाहे हम सीताराम गांव की बात करें, कोटई गांव की बात करें, जहां जहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है गांव के लोगों के जरिए कि उन्होंने कहीं पर भेड़िया देखा है, वहां पर फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंचती है और टीम पहुंचने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शूटर जो है वो भी मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन ने अब तक 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, 2 भेड़ियों को पकड़ना बाकी है, लेकिन ये 2 भेड़िए भी बहुत खतरनाक हैं। इनके लिए इलाकों की मैपिंग की गई है। आदमखोर ने बच्चों पर अटैक किया तो प्रशासन ने इन इलाकों को 3 सेक्टर्स में बांट दिया। थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल करके भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन भेड़िया के तहत हर सेक्टर में डीएफओ लेवल के अधिकारी को नोडल बनाया गया है। डीएफओ ऑफिस में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिला प्रशासन ने टीम में लगे अधिकारियों के नंबर भी आम कर दिए हैं ताकि ग्रामीण कभी भी उनसे संपर्क कर सके। सेक्टर नंबर 1 की जिम्मेदारी डीएफओ गोंडा पंकज कुमार शुक्ला को दी गई है। उन्हें यहां का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। वहीं नाइट टीम की कमान रेंजर बाराबंकी शहजादा इस्माइल को दी गई है। इस सेक्टर में करीब 18 गांव रखे गए हैं। वहीं दूसरे सेक्टर की बात करें, जिनके प्रभारी श्रावस्ती के डीएफओ धर्मेंद्र नाथ सिंह को बनाया गया। इस सेक्टर में नाइट टीम की कमान हरदोई के रेंजर आलोक शर्मा को सौंपी गई है। इस सेक्टर में 7 गांवों को शामिल किया गया। वहीं तीसरे सेक्टर में एसडीओ अयोध्या कृपानाथ सुधीर को नोडल बनाया गया है। नाइट टीम की कमान रेंजर ककरत्री सुबोध कुमार शुक्ला और रेंजर कुआना रुद्र प्रताप सिंह को सौंपी गई है। इस सेक्टर में 8 गांव शामिल किए गए हैं। बहराइच में लगातार 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के कोटिया गांव में। कोटिया गांव में अगर आप देख सकते हैं, यहां पर जो गन्ने के खेत हैं, यहां पर वन विभाग की टीम पहुंची हुई है और मैनुअल तरीके से, क्योंकि गांव के लोगों ने यहां पर बताया कि
रात में उन लोगों ने यहां पर भेड़िए को देखा था जो कि गन्ने के खेत की तरफ भाग गया है, यहां पर आकर छिप गया है। और इसी वजह से आज यहां पर फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंचती है, ड्रोन उड़ाया जा रहा है, ड्रोन में एक टीम बैठकर उस पर नजर रख रही है और दूसरी एक टीम जो है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उन्होंने फुटप्रिंट्स देखे हैं भेड़िए के, तो अब मैनुअल तरीके से इन गन्ने के खेतों में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। गांव के लोग जो है उनका ये कहना है कि उन्होंने कल रात को इस गांव के अंदर भेड़िए को देखा है, वन विभाग की टीम को बुलाया था लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। आपका क्या नाम है सर? शुभेंद्र त्रिपाठी। कौन सा गाँव है ये? कोटिया जी। रात में क्या देखा सर आपने? रात में देखा है कि एक छोटा बच्चा था उसके साथ में भेड़िया के, और बड़ा भेड़िया था। गांव में उत्तर साइड से घुसा है, गांव के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको रपटाया गया, इसी गन्ने में है। और जब वन विभाग की टीम आती है तो केवल ड्रोन कैमरा इधर उधर करके चले जाते हैं। इस गन्ने में क्यों नहीं पिला जा रहा है? गन्ने में पिलें, हम लोग भी साथ में पिलें, इस गन्ने में देखा जाए, इसी गन्ने में रहता है वो। मांद है, हमको लग रहा है कि इसी गन्ने में उसकी मांद है। अच्छा, तो जी। दो भेड़िए देखे आप? जी, एक छोटा एक बड़ा जी। तो अभी जब रात को भी यहाँ पर टीम थी, रात में भी सर्च किया गया, कोई कामयाबी नहीं लगा? रात कुछ नहीं सर्च किया गया। अच्छा। कोई सर्च नहीं, लोग आए थे उसके बाद वापस चले गए। तो अभी आप लोगों ने फिर से बुलाया वन विभाग की टीम को, अभी आप लोग कैसे सर्च करवा रहे हैं? सर्च करवा रहे हैं ये कि वो लोग आए हैं, वहाँ से ड्रोन कैमरा, गांव के 1 किलोमीटर बाहर से ड्रोन कैमरा यहाँ अगर आएगा तो यहाँ दिखाई पड़ेगा, 50 मीटर ऊपर से यहाँ दिखाई पड़ेगा गन्ने में जब दिखाई पड़ेगा या तो 5 मीटर ऊपर से देखा जाए या इसके अंदर सर्च किया जाए, तभी पता लग सकता है। पैरों के निशान भी बता रहे हैं कुछ लोग, पैरों के निशान देखे गए हैं जिसकी वीडियोग्राफी है जी। तो देखिए, गांव के लोगों का ये कहना है कि वन विभाग की टीम जो है वो काफी दूर से ड्रोन उड़ा रही है। इनका ये कहना है गन्ने के खेत में, जो पीछे आप ये देख रहे हैं, इस गन्ने के खेत में इन लोगों को आशंका है कि यहीं पर जो भेड़िया है वो रहता है। एक छोटा अब भेड़िए को पकड़ने के लिए टीम एक्टिव है, सेक्टर वाइज ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। प्रशासन गांव वालों को चौकन्ना भी रहने के लिए कह रहे हैं। जिन घरों में दरवाजे नहीं है उनमें दरवाजे लगाए जा रहे हैं। शूटर्स की टीम घाघरा नदी के कछार के इलाके में आदमखोर भेड़िए की तलाश कर रही है। ये कहा जा रहा है कि बहराइच में बहने वाली घाघरा नदी के किनारों पर इन भेड़ियों की मांदें थी, लेकिन नदी में बाढ़ आने के बाद इन भेड़ियों ने अपनी मांदों को छोड़ दिया क्योंकि उसमें पानी भर गया था। मजबूरी में भेड़ियों को अपनी मांद छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ आने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन भेड़िया भी कम चालाक नहीं है। भेड़िए को पकड़ने में लगी वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए हैं। वन विभाग की टीम चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रही है, लेकिन भेड़िया है कि वो फरार हो जाता है। उसकी 4 बड़ी वजह है। पहली वजह तो यह है कि भेड़िए बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इस वक्त गन्ने की खेत बहुत बड़ी हुई भी है, ऐसे में भेड़ियों को उसमें छुपने में बहुत आसानी होती है। तीसरा कारण यह है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की बहुत समस्या है और अंधेरे में भेड़ियों को पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। चौथा कारण यह है, भेड़िए दूसरे जानवरों के मुकाबले ज्यादा तेज, फुर्तीले और चालाक होते हैं। वो खतरा भांप चुके हैं। यही वजह है कि वो बहुत सावधानी से अपने शिकार के लिए बाहर निकल रहे हैं। आइए राजस्थान में अब बात करते हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर मचे हुए पॉलिटिकल घमासान की। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल एक डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को जाति का एंगल देने की कोशिश हो रही है। सुल्तानपुर प्रशासन ने मंगेश यादव के एनकाउंटर की जांच कराने का फैसला किया है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम इसकी जांच करेंगे। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलर की दुकान से 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई थी। 5 सितंबर को पुलिस ने लूटकांड के आरोपियों से एक मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे फेक एनकाउंटर करार दिया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का नया बयान आया है। जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाने के बाद अब अखिलेश यादव ने लूट के सोने को लेकर भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने पूछा कि लुटेरों ने लूट का माल कैसे लूटा और किसने लूटा। जब सब पकड़े गए फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप के ओनर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें भरत जी सराफा कह रहे हैं कि जितनी लूट हुई थी उसका 10% भी उन्हें नहीं मिला। इसने पुष्टि कराया सब देखे, लेकिन जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। जितना हमारे पास स्टॉक था, गोल्ड कुछ नहीं दिए, जो कि गोल्ड की जो है ज़्यादा वैल्यू थी
कीमत था, लेकिन अब बोर्ड एक पैसा भी नहीं दिखाया कहीं से। वहाँ पर आपको बुलवाया नहीं गया? नहीं बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया तो उसको पहले बुलाया। ये तो वाकई में हैरानी की बात है कि लुटेरे भी पकड़े गए, लूट का सामान भी पकड़ा गया, लेकिन ज्वेलरी शॉप ओनर ये कह रहे हैं कि जितना लूटा गया उसका 10% भी उनको नहीं मिला अब तक। दरअसल मंगेश यादव का एनकाउंटर क्यों हुआ है वो आपको बताते हैं। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े 1.5 करोड़ रुपए की लूट हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 सितंबर को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। 4 सितंबर को एसटीएफ को मंगेश यादव की लोकेशन मिली और फिर एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मंगेश मारा गया। जो शॉप पर 28 अगस्त को ये लूट हुई थी, उस दिन वहां पर क्या हुआ था और कैसे डकैत घुसे थे और कैसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, पूरी कहानी आप खुद शॉपकीपर की जुबानी सुनिए। सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में भरत जी सराफ की ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप में ताला बंद है क्योंकि लुटेरे यहाँ पर 28 अगस्त को सब माल लूट कर ले गए हैं। करीब 1 करोड़ 30 लाख की लूट हुई है, जिसमें जितने जेवर थे सोने चांदी के सब लुटेरों के हाथ लग गए हैं। अब पुलिस ने एक लुटेरे मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया है, 3 को पैर में गोली मार के अरेस्ट किया है और एक जो मेन एक्यूज था उसने रायबरेली कोर्ट में किसी और मामले में सरेंडर कर दिया है। अब हमारे साथ इस ज्वेलरी शॉप के मालिक भरत जी सराफ हमारे साथ हैं। ये जो आपका माल लूटा गया था उसमें से क्या क्या बरामद हुआ? जो हमारा माल लूटा गया वही चांदी का माल जो है 3 बदमाश जो इनकाउंटर हुआ था उसमें 5-5 किलो के करीब तीनों के पास से दिखाए हैं। और कल परसों जो इनकाउंटर हुआ था मंगेश यादव वाला, उसमें भी करीब औसत 5 किलो का जो है रिकवरी दिखाए हैं। जो हमारी माल लूट हुई है उसके हिसाब से अभी 10% की रिकवरी हुई है, जो कि सोने का सामान हमारा जो था वो अभी कहीं से सामने नहीं आया बदमाशों के हाथ से या जिस तरीके से। तो इसलिए थोड़ी सी एक चिंता का विषय है हमारे लिए कि चांदी के तो ज़्यादा वैल्यू है नहीं, सोने की ही वैल्यू है। सोने का अभी कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, एसटीएफ ने किया, कहा कि वो लूट का माल था उसके पास, कुछ आपने देखा? नहीं दिखाया, नहीं बताया कि जो आप ही का ब्रांड का सब माल है, इस कारण से मौका नहीं लगा, बुला नहीं पाए। और तो भाई पुलिस रिकॉर्ड में जो बना होगा वो तो देखने मालूम है। एसपी साहब ने कहा कि नहीं माल आप ही का है, आप ही। अब आपको एनकाउंटर करने वाले डीके शाही के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। इनका पूरा नाम है धर्मेश कुमार शाही, जो कि मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। साल 2019 में वो डिप्टी एसपी के रैंक से प्रमोट हुए थे। डीके शाही की पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता हैं। रितु शाही को हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि रितु शाही की नियुक्ति मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले हुई थी। इसका इस एनकाउंटर से कोई लेना देना नहीं है। रितु गोरखपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं।